स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, यानी प्रतिरोधों का संयोजन ये क्या होता है, कितने प्रकार से होता है और इनके व्यंजन क्या होते हैं, माने सूत्र क्या होते हैं, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। हमारे पास प्रतिरोध अगर होते हैं तो उनको हम संयोजन क्यों करेंगे? कुछ ऐसे संकेत हैं हमारे प्रतिरोध का। तो जोड़ने की बात क्यों हो रही है? तो हमारे परिपथ में कुछ ऐसे उपकरण होंगे जिनको चाहिए ज़्यादा धारा और कुछ ऐसे उपकरण होंगे जिनको कम धारा चाहिए। तो भाई यहाँ पर उनको बैलेंस बनाने के लिए कोई बाहरी ऐसा उपकरण चाहिए ना। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, ये समझिए, और इस बल्ब को जलाना है और हमको बाहर से क्या देना होगा? इसको इलेक्ट्रिक देना होगा। कुछ हमको बाहर से ये इलेक्ट्रिक देना है। तब मेरे पास एक ऐसा सेल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए, ये कुछ इसे ऐसे जोड़ना है। अब हम यहाँ से जब धारा दे रहे हैं इस डीसी बैटरी के द्वारा, तो इसमें हो क्या रहा है कि बल्ब जल रहा है और कुछ ही समय के बाद ये फ्यूज हो जा रहा है, यानी खराब हो जा रहा है। तो एक कॉमन व्यक्ति जो सोचेगा उसे ये लगेगा कि भाई ज़्यादा क्या पावर मिल जा रही है, इसे थोड़ा कम पावर हम कैसे दें। तो उस कंडीशन में हमारे माइंड में आएगा कि ऐसा क्या करें, क्या बैटरी के ही पावर को कम कर दें या कोई और तरीका होगा? तो उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है क्या? ये प्रतिरोध की कहानी। हम लोग कुछ प्रतिरोध को इसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ एक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए कुछ ऐसे, तो अब ये क्या करेगा प्रतिरोध? इस जगह पर क्या करेगा कि इससे धारा लेगा, लेकिन बल्ब के पास जब धारा जाएगा तो ये कहेगा ना कि देखो भाई, अब तो तुम पहले ज़्यादा लेकर ख़राब हो जाते थे, अब तुम उतना ही लो जितना तुम्हारा आवश्यकता है, और बिना जो एक्स्ट्रा हमारे पास पावर जो है वो दे दो, ताकि हम सह लेंगे तुम्हारा दुख जो भी है, क्योंकि तुम्हारे से दुख सहा नहीं जाता, तुम तो जल जाते हो, तो मेरे को दे दो। और ये बेचारा उसका दुख हर लेता है, यानी अपने पास धारा का कुछ मान रख लेता है। हाँ, इसे तकलीफ होती है, ये उस कंडीशन में गर्म भी हो जाता है, काफ़ी दुख झेलता है, लेकिन बेचारा क्या करता है? यहाँ पर इसको बचा देता है। ईगो के बचाने के चक्कर में ईगो के साथ दुश्मनी कर लेता है। उसका नाम क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को रोकता है तो विद्युत धारा कहता है कि देखो, मेरे से दुश्मनी मत करो भाई। तो बेचारा प्रतिरोध कहीं के रह नहीं जाता। तो कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर रोकने के बजाय बढ़ाना भी पड़ जाए, रोकने के बजाय धारा को बढ़ाया भी जा सकता है इसके जोड़ने से। तो कैसे सर? तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोध, क्योंकि जुड़ाव होगी तो ईगो में मज़ा नहीं आएगा। दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में विभिन्न तरीक़ा से जोड़कर अधिकतम मान या न्यूनतम मान, मतलब हमको विभिन्न तरीक़ा से जोड़ना है और साथ में कैसा मान लाना है? न्यूनतम मान लाना है, या अधिक भी ला सकते हैं जोड़ करके। बता रहे थे ना, प्रतिरोध को जोड़ करके हम कैसे मान ला सकते हैं? तो न्यूनतम भी ला सकते हैं, अधिकतम भी ला सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जो हम जोड़ने की क्रिया कर रहे हैं उसे नाम दिया गया क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब प्रतिरोधों का संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आप अलग अलग तरीक़ा से जोड़िए और जोड़ करके अधिक मान या कम मान प्राप्त करिए। तो ये विधि हमारा क्या हो गई? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाए। अब ये संयोजन होगा कितने तरीक़ा से? तो भाई देखिए, ज़्यादा प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध के मान को ज़्यादा बढ़ाना है तो आप उसे जोड़ दीजिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये ध्यान दीजिए कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो जोड़ दीजिए किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और एक होता है क्या? समांतर क्रम। ये तो हम लोग बेसिक तौर पे भी पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ जान लिए तो क्या दिक्कत। अंग्रेजी में कहें तो इसे क्या बोलते हैं? सीरीज। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये
कोड भाषा में, समझ लीजिएगा। और ये क्या है, पैरेलल ना, पैरेलल, तो ये भी कोड भाषा में है। यानी प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो मुख्य तौर पे दो तरीका से ही जोड़े जा सकते हैं, जिसमें एक का नाम क्या हो गया, तो एक का नाम बन गया ये श्रेणी क्रम और दूसरा का नाम बन गया क्या, समांतर क्रम। तो इस तरीका से हमें लग रहा है कि अभी हम लोग एक बेसिक जानकारी इसका समझें। ये दोनों जुड़ावट की पढ़ाई होगी, अलग से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसकी पढ़ाई। तो आज हमें लग रहा है कि इस क्लास में इसी को पढ़ने में हमें समय देना होगा, क्योंकि भाई एक ही क्लास में अगर दोनों को पढ़ना होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, देखा जाए कहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब किसकी, शुरुआत आज की इस क्लास में हम किसकी करेंगे, श्रेणी क्रम। कौन से क्रम की बात होगी भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ाव, कहीं कहीं जानते हैं ना संयोजन का नाम न देकर समूहन लिख देता है, समूह। तो उस टाइम अब लोग लगते हैं सोचने की का सर पता ना कैसे पढ़ाए होंगे आप, तो ये कैसे पढ़ाए, जैसे पढ़ाना है जितना हमको जानकारी है का जी, कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसको हम करते हैं जानकारी कि ये है क्या, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। यानी देखिए ये क्या होता है, इसका एक चित्र बनाएं जिससे परिभाषा हमारा क्लियर हो जाए। तो कुछ प्रतिरोध का संकेत ऐसे होते हैं, इसी में जुड़ाव कर दे रहे हैं और एक जोड़ दे रहे हैं, लो भाई खुश हो जाओ तुम भी। ये देखिए इनको अलग दिखा रहे हैं कि एगो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एगो प्रतिरोध हो गए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा प्रतिरोध और यहाँ से लेके यहाँ तक एक तीसरा। इसको नाम दे दीजिए, अगर देना है तो इसको कह दीजिए कि भाई तुम R1 हो और तुम तो जानते ही हो R2 और ये ले लो R3। खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, अब भाई ये देखिए जो दिख रहा है चित्र, ये थोड़ा सा कुछ इसका एंगल सही नहीं लग रहा ना जी, हल्का सा टेढ़ा तो लग रहा है। सुधर जा भाई, ज़्यादा टेढ़ा मत बनो तो हम लोग भी गुस्सा में हो जाएंगे। देखो हाँ अब ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन, क्योंकि भाई दो तरह के संयोजन होते हैं, तो ये कह रहा है कि मेरे में ना ऐसे जोड़िए ना कि एक के बाद एक और एक के बाद एक लगातार हमको जोड़िए। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध एक के बाद एक लगातार जुड़ जाएं। बात तो सही कह रहा है, ये आया पहला, इसके बाद आया दूसरा, इसके बाद आया तीसरा, ये तो लग रहा है कि एक के बाद एक लगातार जुड़ रहा है। तो जब हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, ऐसे हम जुड़ाव करेंगे, तो ये बन के आ जाएगा नाम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा जानकारी मिल गई कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध एक के बाद एक निश्चित दिशा में लगातार जुड़े हो रहते हैं, तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक प्रतिरोध है तो इसका एक बिंदु का नाम दे दीजिए, मतलब दिखा दीजिए कि ए से लेकर बी तक एक प्रतिरोध हुआ, बी से सी से लेकर बी से सी तक दूसरा और ये डी तक तीसरा हो गया। तो ये तो रहा श्रेणी क्रम संयोजन का एक क्या छोटा सा इंफॉर्मेशन। और श्रेणी क्रम संयोजन जब टोटली जुड़ जाता है तो उसका फाइनल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, समतुल्य, माने सभी को भाई जोड़िए, तुल्य करिए। तो इस कंडीशन में समतुल्य प्रतिरोध माने टोटल बताइए जोड़ करके कितना जोड़े हैं। पॉकेट में मान लीजिए आप पैसा ले रहे हैं, कुछ सिक्का है आपके पास, कुछ नोट है, तो कोई पूछेगा कि बेटा टोटल तुम्हारे पास पैसा कितना है, तो सबको अपना जोड़ करके बताएंगे ना, तो फाइनली जो रिजल्ट लाएंगे उसके लिए संकेत लेते हैं क्या, RS। यानी श्रेणी क्रम संयोजन का जो फाइनल प्रतिरोध होगा समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जाना जाएगा और इसका संकेत लेंगे RS। RS क्यों लेंगे, इसके भी वजह होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हुआ कैसे हुआ है, सीरीज में जुड़ा गया। देखने से लग रहा है ना कि ये जो R है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखने से भी लग रहा है। तो इस तरह से इसका क्या मिला हमें, सिंपल सा जानकारी। अब पूछता है कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका एक फार्मूला बता दीजिए। तो भाई साहब इसके फार्मूला क्या होंगे आप भी बता सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है, RS बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3 और आगे भी जुड़ते जाएंगे। अच्छा जानकारी के लिए अच्छा फार्मूला हम लोग क्या बना लेते हैं, 3 गो के जोड़कर। मतलब जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएं तो उस कंडीशन में एक फाइनल फार्मूला लेकर आया जाए जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डॉट डॉट आगे भी बढ़ेंगे। तो अब कभी कभी माइंड में ये जाता है कि सर ये फार्मूला आया कैसे। भाई आसमान से तो आएगा नहीं, ये तो फिजिक्स की दुनिया है, इस दुनिया में होता नहीं होता, ये होता है तो भाई कैसे होता है। और खासकर हम लोग मानते भी नहीं है साइंस में, जानते हैं अधिक। साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें कहता है कि मानो कम जानो ज़्यादा, और जब जानने की इच्छा हो जाती है ना तो बात तो बढ़ जाती है ना। तो देखिए हमें उम्मीद है कि अभी यहाँ तक एक सिंपल जानकारी जो भी मेरे को पता था वो हमने बताया। अब चलते हैं इसके फार्मूला को सिद्ध करने कि भाई कुछ बताओ तुम सिद्ध कैसे होते हो। यानी कि अगर एक टॉपिक बनाए तो लिख सकते हैं ना, श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, ये लिख सकते हैं। देखिए इजी लगा सकते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, लेकिन शॉर्टकट में ये मजा आता है, श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, संयोजन का व्यंजक। देखिए अब व्यंजक को प्राप्त करना तो पड़ेगा ही, इसके लिए हमें करना होगा सिद्ध, और सिद्ध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना मानी। ये तो हमारी एक पुरानी कहानी ही है ना। ये भाई कॉल किन के आ जा रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। हेलो हेलो। हाँ राम गुरु जी कहाँ पर हैं? क्लास में पढ़ा रहे हैं, बोलिए। एडमिशन करना था सर, स्कूल यहाँ हो जाएगा? अच्छा हम बाद में कॉल करते हैं, थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं ना। ठीक, तो देखिए इधर चीज़ों को समझा जाए। श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना मानी करेंगे। तो माना मानी में देखिए भाई कब बोलिए थे, 3 गो ना। चलिए तीनों को काहे कसम खाए हैं सर, आप तो 2 ले सकते हैं, मज़ा आता है। 3 गो पे भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो अच्छा भी लगता है, और किसी के बात को भाई अवहेलना करना ठीक नहीं लगता है ना। ये 3 प्रतिरोध हो गए और इनके पॉइंट्स ये रहेंगे। देखिए इनके बीच का विभव या विभवांतर जो भी आप कहें, 2 बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न होता है वो तो भाई विभवांतर होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, V1 उत्पन्न हो जाता है, यहाँ अलग V1, और इनके बीच जो उत्पन्न होता है, इनके बीच यहाँ से नाम पहले दे दिया जाए ना, A B C और यहाँ पर रख दीजिए D। तो इनके बीच का जो विभव होगा वो क्या होगा, V2, ऐसे आप दिखा लीजिएगा ऐसे संकेत करके, और इनके बीच क्या होगा, V3, है ना। देखिए क्या मस्त चित्र बना। ये परिपथ में जुड़ेगा, इसके लिए परिपथ की कहानी बनेगी, बस ये हिंट दे दिए हैं। तो कैसे माना मानी करेंगे, माना कि R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बात तो सही है, एक दूसरे से कौन क्रम में जुड़े हैं भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब कुछ नया लिखेंगे यहाँ पर। ये क्या नया लिखना है, देखिए अगर हम इसमें धारा दें, धारा आई, तो ये बताइए कि ये जो धारा चलेगा उधर से R1 के लिए वही धारा रहेगा, R2 के लिए मान की बात नहीं कर रहे हैं, मान तो कम बेसी होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। हम पूछ रहे हैं कि R1 के लिए वही धारा है कि कहीं दूसरा ग्रह से आया हुआ धारा है, कहीं ये तो नहीं है। हमने जो यहाँ से दिया होगा वही ना धारा R1 के घरे जाएगा, वही धारा R2 के पास पहुँचेगा, और वही धारा R3 के पास। ये तो क्लियर है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है ये तो V1 हो गया, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच इसके लिए अलग उत्पन्न होगा। R2 से पूछा कि तुम्हारे लिए विभव या विभवांतर कितना उत्पन्न हो, तो कहा कि मेरे लिए भाई अलग उत्पन्न हो। हमारे यहाँ विद्युत धारा आए हैं तुम्हारे भैया, लेकिन हमारे यहाँ आते आते मान में कुछ बदलाव किए हैं, तो तुम भी कुछ बदलो, समझ रहे ना। और इसके लिए भी तो ये कहा कि मेरे लिए भी विभवांतर भाई बदल दो, चेंज कर दो मेरे लिए, क्योंकि हमको टेंशन हो रही है। तो यहाँ ये पॉइंट बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है पॉइंट, यहाँ बन रहा है, तो 2 बिंदुओं के बीच
उत्पन्न जो विभव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसीलिए ये हो गया। अब बताइए कि इसमें कौन सी राशि एक समान रही। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कौन सी राशि नियत रहेगी, नहीं बदलेगी, बताइए। तो वो राशि का नाम क्या होगा, विद्युत धारा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसीलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए क्या हो गया, VVI पॉइंट बन गया ना। देखिए श्रेणी क्रम जब संयोजन होगा तो कौन सी राशि एक समान रहेगी, विद्युत धारा। और कौन सा राशि का मान बदलता रहेगा, चेंज होगा, तो ये है क्या, यही हमारा विभवांतर या विभव भी पूछ देता है कभी कभी। तो अब बताइए कि हमारा फाइनल क्या निकाले। यहाँ पर विद्युत धारा से पूछेंगे तुमको निकालें तो कह रहा है कि मत निकालो ना, हम सबके लिए तो वही है, काहे को हमको घर से निकाल रहा है। फाइनल अगर तुमको कुछ करना है ना तो विभवांतर से आके पूछो, इसी से पूछो कि काहे बदला था। तो चलो भैया हम तुम्ही से पूछते हैं, काहे तुम बदल रहे हो, क्या बात हो गई थी। तो संपूर्ण माना मानी कर लिए होंगे आप लोग, ऐसे समझ लीजिए संपूर्ण विभवांतर होगा, या संपूर्ण विभवांतर के साथ साथ विभव भी लिख सकते हैं। देखिए संपूर्ण विभवांतर कितना होगा अगर बताना है तो बोलिए। देखिए मेरे हिसाब से होगा कि फाइनल एगो भी है और ये कहेगा आप बताओ जोड़ करके टोटल, ये कुछ ऐसे रहना चाहिए। देखिए ये फाइनल हमारा हो गया और ये लोग को जोड़ेंगे तब ना फाइनल आएगा, तो कुछ ऐसे होगा। और इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर ना, यहाँ तक तब में लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसका कहानी किस पर, आगे के तरफ, कि भाई इस पढ़ाई में, इस जो अभी हम लोग यात्रा शुरू किए हैं, इसमें कितने लोगों का नाम आया है, ही बताइए। नाम इसमें जानते हैं कितने लोग का है, मेरे हिसाब से I के नाम आया है, R के नाम आया है और V के नाम, ये तीनों तीर्थदेव का नाम आ गया। और ये तीनों तीर्थदेव किस फिल्म के हीरो हैं, तो ओम के नियम का फिल्म था। कौन था, वीर। वीर याद आ रहा है क्या, ये वीर ये था। इसी में हम लोग क्या करते, बराबर लगा देते थे तो V बराबर IR हो जाता था। समझने के लिए ओम का नियम का एक फिल्म बनाए थे वीर, और उस वीर में ऐसे कुछ सूत्र बना था। तो ये ही फिल्म ऐसा है जो इनको एक साथ दिखाया है। ये तीनों हीरो लोग एक ही फिल्म में आए थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम भाई देखिए मंत्र भी है हमारे भारतीय धर्म में। ओम मंत्र काफ़ी पूजनीय होता है, काफ़ी ताकतवर मंत्र होता है। इसकी जप करने से आंतरिक शक्तियाँ बड़ी अजीब महसूस होती है ना। तो इसीलिए ये ओम वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जॉर्ज साइमन ओम, समझ रहे हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। तो जब V का मान IR है तो हे जी V को काहे उदास रखेंगे, क्यों ना इस मान को यही टांग के रख दे ताकि हमें कुछ परिणाम मिल जाए। सफलता जो होती है ना, ये एक प्रक्रिया है, न कि डायरेक्टली परिमाण है। सफलता जो हमें मिलती है यह एक क्या है, प्रक्रिया है, ये डायरेक्टली परिमाण नहीं है। तो देखिए V का मान समीकरण कहाँ पर बोलिए ना, समीकरण 1 में समझ रहे ना, रखने पर कोड भाषा, समझ लीजिए कोड है, अरे हम लोग समझदार आदमी हैं, कोड भाषा है। तो लाइए टांग के फेंक दीजिए जी, तो तनी कितना है बोलिए तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो रखिए यहाँ पर मान, इसको फेंक दीजिए तो तनी, तो कितना फेंकेंगे वहाँ से, IR फेंक देंगे। और हेजी फेंकते समय सोचेंगे ये 1 कहाँ बीच में आ गया। कहा भाई तुम 1 कहीं और नहीं रख सकते थे, तुम्हारे जगह पे IR तो रखेंगे, ऐसे मान लिया हमने रख दिया IR, लेकिन 1 कहाँ रखें। तो 1 पूछे धारा से कि धारा भाई तुम्हारे ऊपर 1 लगाएं, तो कहे ना ना मेरे ऊपर 1 मत लगाना, हम सबके लिए एक हैं। जहाँ मेरे ऊपर 1 लगाया तो सब विवाद कर लेगा घरवा में। तो हाँ R1 से पूछ रहे हैं, मैंने R से पूछ रहे हैं तुम्हारे ऊपर रखे, तो कह रहे हाँ रखो, हम तो 3 लोग हैं, हमको दिखाओ कि हम पहला आदमी हैं। ये खुश हो रहा है, धारा पे बेचारा धारा रोने लग रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IR2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा IR3। इन तीनों में कौन सी बात आपको मिलती दिख रही है, माने मिलता जुलता। तो I कर के मिल रहे हैं तो ले लीजिए इसको कॉमन। आओ भाई बाहरी निकलो,
ये दुनिया है, जब एक जैसी दुनिया होती है तो दिखाई जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई आर है। तो ये भाई साहब इस आई को और इस आई को देखिए तो मरते हुए लड़कर कट गए ना ये लोग। जब एक जंगल में एक ही जैसे दो व्यक्ति मिले तो लड़के मर ही जाएंगे, यहाँ भी वही बात हुई। तो अब बचे क्या, आर, और आर बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये अपने आप में क्या हो गया, एक फार्मूला बन के आ गया, जो कि इसे हम प्रूव्ड भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पर और कुछ बातें यही हैं कि किस क्रम का ये फार्मूला था। जब हम सिद्ध करने की जर्नी शुरू किए तो किस क्रम का था, बोलिए। तो सर जी ये तो श्रेणी क्रम का था, तो यहाँ पर एस लगा दीजिए जिससे कुछ समझ में आए भैया, समझ ना, क्लियर ना। अब इस सूत्र से हमको सीख का मिला, लो यो मामला। अरे भैया एक तो फार्मूला लाएं, ऊपर से करें कि सीखो का यहाँ से, तो कुछ बातें भी हम यहाँ से सीखेंगे। देखिए क्या क्या सीख रहे हैं, ये जीवन है हम लोग के, खाली सीखते रहिए, कुछ करिए चाहे मत करिए, सीखिए बोलो, लेकिन ज़रूर कुछ इसका फल होगा। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है लेकिन उसके फल तो मीठे होते हैं। ऐसे ही थोड़े कोई महान इंसान कह गया, इसके पीछे ज़रूर कोई उद्देश्य होगा। और वास्तविक है, जब हम लोग शिक्षा के कहानी में रहते हैं ना, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ें होती है, लेकिन जिस दिन इसके परिणाम आते हैं ना, उस दिन तो मन हमारा गदगद हो जाता है। यानी सफलता जो है एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। लेकिन समाज में क्या दिखता है, डायरेक्टली परिणाम दिखता है कि फलाना सक्सेस हो गए हैं। भाई फलाना के पीछे प्रक्रिया क्या थी, कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, तुम उनको तो इग्नोर कर दिए, तुमने तो डायरेक्ट रिजल्ट देखा। और वास्तविक में दुनिया को ज़्यादातर रिजल्ट ही दिखती है, वो तो प्रक्रिया, उसके प्रोसेस, उसके मेहनत को तो भूल ही जाते हैं कि वो कैसे बना था, है ना। तो भाई ये तो है दुनिया, क्या कहना है इसका। देखिए RS का जो मान है ना, ये भाई साहब इसका मान, ये सारे लोगों के मान से क्या होगा, अधिक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो अगर यहाँ पर हम रख दें R1 R2 और क्या R3, अगर हम यहाँ पर रख दे 2, यहाँ पर रख दे 3, यहाँ पर रख दे 4 मान लीजिए, तो टोटल जोड़ करके वैल्यू RS का कितना आ जाएगा बताइए, जोड़िए RS का कितना आ जाएगा। तो 2 3 5 4 9 आ गया, है ना, मात्रक नहीं रख रहे हैं, ओम होगा। तो ये बताइए कि इसका फाइनली मान जो आप देख रहे हैं, RS का मान 9 है, इसका भाई साहब के 2, इसका 3, इसका 4, तो हर कोई के मान से ही बड़ा है कि नहीं, प्रत्येक के मान से ये बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि RS का जो मान आएगा हर बार हमेशा प्रत्येक के मान से बड़ा होगा। क्या आप लोग सहमत हैं? चलिए तो इसको हम पॉइंट करके लिख लेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध का मान, क्योंकि इसी को समतुल्य कहे थे, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो प्रत्येक भाई लोगों के मान से बड़ा होता है। ये हमें पूरा उम्मीद है कि आप जाने होंगे। जिनको बाउंस करेगा भैया, अब उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भाई उनको बाउंस ही कर रहा है, तब उनके लिए हम क्या कहें भाई, या तो हम उनके योग्य नहीं हैं कि हम उनको समझा पाएँ। तो हे माँ सरस्वती, मुझे कोई ताकत ऐसी दें, ऐसी शक्ति दें कि हम उन भैया को भी समझा पाएँ जिनको बाउंस कर रहा है ये बातें। अगला हम देख रहे हैं कि जो RS आया है वो सभी को जोड़ने के बाद आया है, प्रत्येक प्रतिरोध को जोड़ने के बाद आया। यानी हम कह सकते हैं कि RS का जो मान होता है, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। ओहो, कितना खतरनाक बात बोले, एकदम डरावना, एकदम लग रहा है कि वाह, कहाँ से सर आए हैं आप, किस ग्रह से आए हैं, देखें तनी बढ़िया से। इजे के है ना, अच्छा इजे के भैया, कहने का मतलब कि जो RS का मान आया है ना, ये हर प्रतिरोध के मान के योग के बराबर है। RS का मान प्रत्येक प्रतिरोध के
सदिश योग के बराबर है, सॉरी सदिश कर योग के बराबर। यहाँ तो सदिश की बातें नहीं आनी चाहिए, का से का हो गया देखते देखते, है ना। तो कह सकते हैं कि आर एस का जो मान होता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। तो ये रहा इसकी दूसरी बिंदु, और हम ज़्यादा बिंदु नहीं बताए ना तो बाउंस से करेगा, साफ है। हाँ, एक बात और जानकारी कि अगर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना है, अगर परिपथ में आर के मान को क्या करना है, बढ़ाना है, आर के मान अगर बढ़ाते हैं ना तो धारा के मान क्या होगा बेचारा, कम हो जाएगा। बड़ा दुख वाली कहानी है। अगर प्रतिरोध को बढ़ाएं तो धारा कहे कि हम तो नीचे जाएंगे ना, तो भाई साहब ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी धारा को नीचे भेजने के लिए। चार्जर वार्जर क्या करते हैं, वो चार्जर में उतना ही लाइन चाहिए ना जितना हमारा मोबाइल को चार्ज कर सके। अगर ज़्यादा धारा का पावर रहता तो जला डालता, बैटरी वैटरी को ब्लास्ट कर देता। तो इसलिए चार्जरों में देखिएगा ना तो खूब रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं, लो भर दो एकदम, ताकि धारा बेचारा कहे कि वो हो एकदम कम हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, तो हम कह सकते हैं कि परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो उसे कैसे जोड़ना होगा, उसे जोड़ना होगा इस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक ना। तो ये एक नोट रहेगी जो आप इसे नोट कर लेंगे, काफ़ी बेटर रहेगा कि परिपथ में प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है तो इसे कैसे जोड़ेंगे, बोलिए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ तक जानकारी क्लियर हो गई सर, बहुत खतरनाक जानकारी। और जानकारी दें, चलिए एगो लास्ट अंतिम भाई साहब, अंतिम देखिए एक और जानकारी। मान लीजिए हमारा ये आर एस जो है ये कह रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस आगे बढ़ता जाएगा। किसी दिन कोनो का दिमाग एकदम आता माजी सटक ली, वो कह दिया कि इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी, जितना जुड़ाएगा ना सबका मान एक ही है, मतलब इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी है, दुनिया जहान सबका मान एक ही जैसा हो जाए। अब कोनो कहे कि 500 तक जोड़े हैं, बताओ कितना होगा, तो हम कितना को जोड़ेंगे जी, 500 तक फॉर्मूला लिखेंगे, R1 प्लस R2 R499 R500 कितना जोड़ेंगे, बाउंस करेगा ना। तो उस कंडीशन में हम एक नया फार्मूला तैयार कर लेते हैं, और ये फार्मूला क्या है, यदि समान मान, मतलब सबका मान क्या है, समान है, यदि समान मान R प्रतिरोध, मतलब जो प्रतिरोध लेंगे उसका एक संकेत ले लिया ना, R प्रतिरोध को N तक जोड़ा जाए, मतलब बहुत दूर तक जोड़ा जाए। सबका मान कितना है, तो R है, जो भी है 5 ओम 10 ओम जो भी है, कहाँ तक जुड़ रहा है सर, तो N तक जोड़ा गया। जब N तक जोड़े हैं तो RS का मान कितना होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा, बात को पूरा कर लीजिएगा, ये जी तक लिख लीजिएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रुकिए, दिखेगा। हाँ, अब देखिए, तो RS का मान करना है तो क्या कर रहा है कि पहला का मान भी R, दूसरा का भी मान, तीसरा का भी मान, सबका मान जोड़ते जोड़ते N तक ले जाइए, और सबको जोड़ रहे हैं तो R R R R। फाइनल भैया अब हम करेंगे क्या ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में होता क्या बताइए। तो जब हम किसी एक जैसे चीज़ को बार बार जोड़ते हैं तो उस चीज़ को देखते हैं कि जुड़ा कितना दूर तक है, तो ये तो जुड़ा है अनंत तक, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो चीज़ है ना उसको, और जो जुड़े हैं जहाँ तक उससे कर दीजिए गुणा। मतलब ये भाई साहब अगर जी आ गया, आम आ गया, आम प्लस समझ रहे हैं ना, आम प्लस, और एकदम जोड़ते जोड़ते N तक, तो भाई साहब क्या करेंगे, आम गुणे N कर देंगे। अगर ये जी आ गए पापा प्लस पापा प्लस पापा प्लस पापा, N तक पापा जुड़े हैं, तो RS का मान कितना निकालेंगे, RS बराबर पापा गुणे N। तो हे जी हमने कर दिया। तो थोड़ा इसको अच्छा लगने के लिए ऐसे अगर लिख दें, N को पहले और R ऐसे लिख दें, तो क्या दुख है, कोई दुख तो नहीं होनी चाहिए। ये सूत्र कब लगेगा, जब एक जैसे प्रतिरोध बहुत ज़्यादा जुड़े हों, बहुत माने N तक जुड़े हों, तब। 2 4 5 को जोड़ा रहेगा तो हमारा जिंदाबाद है फार्मूला। देख लीजिए जिंदाबाद कहाँ है जी, है तो जिंदाबाद है, 2 3 को 4 को खाती तब 5 को खाती तो मस्त है।
हाँ, ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो दिक्कत है ना। हाँ, इस फार्मूला को यूज कब करना है, जब एक ही जैसे मान रहेगा। अलग अलग तो रहेगा तो भाई कोनो पागल होगा जो कहेगा कि 1000 तक अलग अलग जोड़ो, वैसा क्वेश्चन बनता है क्या, ये तो मजाक हो जाएगी। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक भी प्राप्त कर लिए और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी किए। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके बाद के क्लास में हम करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब पढ़ेंगे हम लोग समांतर क्रम। तो जितने भी महान लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, थोड़ा कमेंट भी मार दें कि सर प्रतिरोध का क्लास, ये संयोजन का अच्छा लगा है, अगला क्लास बनाइए। तो हम और भी थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेहनत करने के लिए लगा रहता है तो कोई भी अगर 1-2 बूंद भी सपोर्ट करता है ना, तो एक अजीब खुशी महसूस होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।